हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के बारे में। देखिए अभी तक हम लोग किसी भी सब्जेक्ट में फिजिक्स के बारे में पढ़ते थे, किसी सब्जेक्ट में केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते थे और किसी सब्जेक्ट में हम हिंदी इंग्लिश पढ़ते थे। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम बच्चों 3 सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलेंगे, जिसमें हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान की यानी कि फिजिक्स की, हम बात करेंगे रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की, हम बात करेंगे जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की। बच्चों 3 सब्जेक्ट जो हैं आपके, इन तीनों सब्जेक्ट में अगर हम इंटरकनेक्टेड करके देखें तो इन तीनों सब्जेक्ट में अगर हम बात करें तो आपके 300 नंबर बनते हैं। कितने नंबर बनते हैं बच्चों? 300 मार्क्स बनते हैं। इन 300 मार्क्स में से अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री 3 और बायोलॉजी तीनों को अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पर आपकी इन तीनों सब्जेक्ट में 90 नंबर जो होते हैं जो आपके प्रैक्टिकल के हो जाते हैं। किसके होते हैं बच्चों? प्रैक्टिकल के हो जाते हैं। अब बच्चों प्रैक्टिकल में 90 नंबर निकल गए, अब बचे आपके यहाँ पर 210 नंबर। कितने नंबर बचे बच्चों? 210 नंबर। और इन 210 नंबर में आपको बोर्ड में पेपर देना होता है, इनकी प्रिपरेशन करना रहता है। तो इन तीनों सब्जेक्ट के जो आपके 210 नंबर हैं, इनको आपको कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरीके से आपको इनकी प्रिपरेशन करनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपको बोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब बच्चों देखिए फिजिक्स की बात करें और केमिस्ट्री की बात करें, इन तीनों सब्जेक्ट में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट जो भी बच्चों हमारे टॉपिक रहेंगे इन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेकिन बच्चों बायोलॉजी के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी आपके चैप्टर हैं इन सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहते हैं चैप्टर के अंदर उनको डिस्कस करेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, एक साथ सारे टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहले हम बायो पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में। बच्चों अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग भी कर रहे हैं, यानी कि कई ऐसे बच्चे जो ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं ना कहीं कोचिंग भी कर रहे हैं, तो बच्चों अगर आप लोग कोचिंग कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, यानी कि कहीं से भी अगर आप पढ़ रहे हो, तो इतने टॉपिक जो आज हम आपको लोगों को बताने वाले हैं, अगर आपने इतने टॉपिक पढ़े हैं तो अच्छी बात है। इसमें आपके डेरिवेशन, न्यूमेरिकल सारे टॉपिक आपके कवर अप होने वाले हैं। देखिए बच्चों सॉरी न्यूमेरिकल नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए समझाने के लिए वक्त चाहिए, लेकिन इन टॉपिक के अंदर हम जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रहेंगे वो सारे टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। सिर्फ न्यूमेरिकल को अगर आप छोड़ दें, बस सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं डिस्कस किए जाएंगे, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको बता दिया जाएगा। सभी टॉपिक को अच्छे से कवर अप किया जाएगा। अगर आप इनका पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, इसके नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। और टेलीग्राम का भी लिंक मैं इसमें डलवा दूंगा, वहाँ से भी आप लोग नोट्स ले सकते हो। तो इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेने, सारे कंटेंट आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम बायोलॉजी की बात कर लेते हैं, फिर हम फिजिक्स की बात कर लेते हैं, केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। इन तीनों टॉपिक को, तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि आपको भी एक अंदाजा लग जाए कि हमें किन सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना रहता है। तो आइए बच्चों हम एक एक टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले अगर हम बायो की बात करें तो बायो में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देखिए जीव विज्ञान जो होती है, इसमें एक आपका चैप्टर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ये पूरा चैप्टर है, हमको तैयार करना रहेगा। इस चैप्टर के अंदर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है इनको आप एक बार देख लीजिए। देखिए पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, इसमें आपको सिर्फ पुष्प की संरचना आपको आती है, यानी कि आपकी पुष्प की संरचना जो है इसके पार्ट के बारे में आपसे, जैसे जयांग के बारे में और आपके पुमंग के बारे में, आपके स्त्री केसर, इन सभी टॉपिक। देखिए जयांग जो होता है इसी को हम स्त्री कैंसर भी कहते हैं, पुमंग को हम पुंकेश्वर कहते हैं, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक जो आपके इसके पार्ट होते हैं फ्लावर के, यानी कि जयांग हो गया और पुमंग हो गया, ठीक है। ये दो जो सेक्सुअल पार्ट होते हैं इनके, और आपके पुमंग जो जयांग होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, यानी कि वर्तिका, और अंडाशय। इन सभी टॉपिक को आपको पढ़ना रहता है। तो आप पुष्प की संरचना जब आप पढ़ेंगे तो सारे टॉपिक वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसमें और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे लघु बीजाणुध्वनि, गुरु बीजाणुध्वनि और परागण। देखिए पराग कण की बात नहीं कर रहे हैं, एक आपका शब्द होता है पराग कण, सॉरी बच्चों पराग कण होता है, पराग कण। ये आपका पोलन ग्रेन, इसको इंग्लिश में कहते हैं पोलन ग्रेन। और ये बच्चों पॉपुलेशन होता है, यानी कि परागण होता है। परागण क्या होता है इसके बारे में आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है। महामैराथन सीरीज के नाम से आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारे टॉपिक कवर अप किए जा रहे हैं। अभी उसमें चल रही है, 1 से 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं और जो भी बचाए गए टॉपिक वो सारे अपलोड कर दिए जाएंगे। और इसमें भ्रूण का विकास, यानी कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया आपका,
यानी कि भ्रूण का विकास कैसे होता है। साथ साथ आपको पढ़ लेना फल क्या होते हैं और डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए दोहरा निषेचन जो होता है, दोहरे निषेचन को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसकी खोज जो थी नवास्टिन ने की थी 1891 ईस्वी में। किसने की थी? नवास्टिन ने की थी। तो इसीलिए आपको डबल फर्टिलाइजेशन पर ज़्यादा मेहनत करनी है। और ये टॉपिक जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुष्प की संरचना, परागण और ये सारे टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट ही है। फिर बच्चों हमारा अगला जो एक चैप्टर आता है जिसको कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि मानव में जनन। अब जो बच्चों मानव में जनन चैप्टर है, इस चैप्टर से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बोर्ड में ज़्यादा आते हैं और बच्चे इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो इजीली कर भी लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से हार्ड आ जाते हैं, वो बच्चों से छूट जाते हैं। उसके लिए स्पेशल वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको वहाँ से कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, जैसे बच्चों इसमें पहला क्वेश्चन आता है नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। आपके दो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप PYQ उठा के देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपको शुक्र जनन की क्रिया यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस और आपको अंड जनन की क्रिया भी पढ़ लेना। क्या होता है? एक होती है अंड जनन, अंड जनन जिसको oogenesis कहते हैं। शुक्र जनन जो होता है इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जिसमें आपके शुक्राणु का निर्माण होता है। अंड जनन होते हैं इसमें इसको oogenesis कहते हैं, जिसमें आपके ओवम का निर्माण होता है। ये चीज़ याद रख लीजिए। फिर छोटी छोटी बोर्ड एग्जाम में क्या होती है टिप्पणी आती है, जैसे आर्तव चक्र क्या होता है, रोजोदर्शन क्या होता है, मासिक चक्र क्या होता है, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। अब बाह्य भ्रूण कलाएं, देखिए एक्सेक, एमनियन, कोरियन और एलेंटोइक बाह्य भ्रूण कलाएं जो भ्रूण झिल्लियाँ थी आपको पढ़ाई गई थी, इन्हीं के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आप चैनल के साथ जुड़े हैं, आप इसके रिवीजन के वीडियो जो महामैराथन सीरीज देख रहे हैं, तो उसमें सारे टॉपिक जो हैं वो कवर अप किए जा रहे हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, वो सारे टॉपिक आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ अब हमारा जो बच्चों अगला चैप्टर आता है जिसको हम लोग कहते हैं जनन स्वास्थ्य। देखिए जनन स्वास्थ्य चैप्टर है, इसमें बच्चे कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं, लगभग सारे बच्चे इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं इजीली, और कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आते नहीं इस चैप्टर से, तो इसीलिए सारे बच्चे कर भी लेते हैं। जैसे इसमें एक टॉपिक आता है जनसंख्या विस्फोट कैसे होता है, इसके कारण और निवारण, यानी कि जो टॉपिक है यहाँ से, इन टॉपिक से आपको हर साल क्वेश्चन मिलेंगे और अप्रोक्सीमेटली यहाँ से आपको क्वेश्चन 5 नंबर के मिलेंगे। अब बच्चों जिसको हम कहते हैं, एक टॉपिक होता है जिसको हम कहते हैं वैसेक्टोमी। क्या होता है बच्चों? वैसेक्टोमी, यानी कि जिसको हम कहते हैं पुरुष नसबंदी। और एक आपका टॉपिक होता है जिसको हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, यानी कि जिसको कहते हैं मादा नसबंदी, यानी कि महिला नसबंदी। इन दोनों टॉपिक पर क्वेश्चन आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए आपको इनको याद रखना, पुरुष नसबंदी और मादा नसबंदी याद रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगला हमारा टॉपिक जो रहता है MTP। MTP का फुल फॉर्म होता है मेडिकल ट्रांसमिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि सगर्भता का चिकित्सीय समापन। इन सभी टॉपिक को पढ़कर जाना है। मैं कह रहा हूं कि इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनसे कम आप नहीं पढ़ सकते हो। कम से कम मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूं, कम से कम इतना तो आपको हर चैप्टर में पढ़ना ही रहेगा। फिर बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं फुल फॉर्म्स आती हैं और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे ZIFT, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इस एक प्रक्रिया होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक बच्चों होती है GIFT का फुल फॉर्म होता है गेमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अब बच्चों गेमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और आपका AIT होता है, आपका ICSI होता है, IUD होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, और IVF होता है। IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन सभी टॉपिक के उसमें से सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो IVF हो गया, IUD हो गया, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस क्या होती हैं, ZIFT, ये सारे टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बच्चों आपको पढ़ना सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, इनको STD शॉर्टकट में कहते हैं। क्या? STD, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। इनके बारे में आपको पढ़ लेना। सेक्स के द्वारा होने वाले जो रोग होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, जैसे उपदंश हो गया, सिफिलिस हो गया, और आपका ये ज़्यादा उपदंश और सिफिलिस हो गया, और एक वो होता है याद नहीं आ रहा बच्चों, उपदंश हो गया, सिफिलिस। हाँ, उपदंश और सिफिलिस दोनों तो इंपॉर्टेंट है, एक बच्चों याद नहीं आ रहा, वो भी काफ़ी ज़्यादा रोग इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो आप बुक में देखेंगे आपको मिल जाएंगे। अन्यथा जो आपको सीरीज चलाई जा रही है उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। ध्यान नहीं आ रहा उसके बारे में, देखो यार कुछ ध्यान नहीं आ रहा अभी, बाद में बता देंगे आपको। देखिए वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत, देखिए वंशागत और विविधता के जो सिद्धांत होते हैं इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इनमें आपको कुछ टॉपिक हैं जिनको पढ़ना रहेगा पूरे चैप्टर के अंदर, जैसे जीन क्या होते हैं, जीनोम क्या होते हैं, जीन प्रारूप क्या होते हैं, लक्षण प्रारूप, संकरण, जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप भी आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, संकरण क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपको पता है, और मैंने आपको पढ़ाया है जब महामैराथन सीरीज उसमें लेक्चर नंबर 2 शायद, उसमें हमने इस चीज़ को डिस्कस किया।
अब बच्चों मेंडल के नियम, मेंडल के टोटल 3 नियम हैं, ठीक है। मेंडल के जो पहला नियम है उसे कहते हैं प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम है जिसे कहते हैं पृथक्करण का नियम, और तीसरा नियम है और लास्ट नियम है स्वतंत्र अवयवन का नियम। उसमें से मेंडल के प्रथम नियम और द्वितीय नियम ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, वो जब भी पूछे जाएंगे तो बच्चों आपको 3 नंबर में पूछे जाएंगे। लेकिन स्वतंत्र अवयवन का नियम आपसे 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला बच्चों इसी में आते हैं आप लिंग निर्धारण। देखिए आप लिंग निर्धारण कैसे करते हैं। अब बच्चों जो लिंग निर्धारण हो गया आपका, मनुष्य में लिंग निर्धारण हो गया, पक्षियों में लिंग निर्धारण हो गया, और आपके मधुमक्खियों में, उसमें से पक्षियों में जो लिंग निर्धारण होता है जेड और ZW प्रकार का होता है, जे ज़्यादा पूछा जाता है, ये जो है ज़्यादा पूछा जाता है। पक्षियों में लिंग निर्धारण जो होता है ZW प्रकार का होता है और ये ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और मनुष्य में लिंग, ये 2 लिंग निर्धारण में ज़्यादातर अगर जो आते हैं पक्षियों में और मनुष्य में आता है। फिर बच्चों आनुवंशिक रोग क्या होते हैं, फिर बच्चों गुणसूत्र क्या होते हैं, क्रोमोजोम के बारे में पढ़ना है। गुणसूत्रीय विकार यानी कि गुणसूत्रों में हेराफेरी से होने वाले रोग, जैसे आपके सिंड्रोम्स हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया, एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, और आपका क्राइडोचैट सिंड्रोम हो गया, टार्नर सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो गया। इन सिंड्रोम्स के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। फिर बच्चों ब्लड ग्रुप पढ़ लेना है। ब्लड ग्रुप के साथ साथ इसमें एक टॉपिक और आपको ऐड कर लेना है, मेंडल के नियम के अपवाद। जैसे स्वतंत्र जो आपका ब्लड ग्रुप होता है ये भी एक मेंडल के नियम का अपवाद है। आपके स्वतंत्र अवयवन का नियम जो है वो मेंडल का नियम है। एक अपूर्ण प्रभाविता के नाम से एक नियम आता है जिसको कॉलकनेस ने डिस्कवर किया था, खोजा था, तो उस नियम को पढ़ लेना जो मेंडल के नियम के अपवाद हैं। कभी कभी मेंडल के नियम के अपवाद भी बच्चों बोर्ड एग्जाम के अंदर हम लोगों से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब बच्चों अगला हमारा टॉपिक रहता है, वो अगला हमारा चैप्टर है वंशागत के आणविक आधार। देखिए वंशागत के आणविक आधार जो चैप्टर है, ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आते रहते हैं। इसमें सबसे पहला हमें टॉपिक पढ़ना है डीएनए का सचित्र वर्णन, यानी कि डीएनए का आपका डबल हेलिक्स मॉडल जो वाटसन और क्रिक ने दिया था उसके बारे में संपूर्ण जानकारी रखना है। और एक क्वेश्चन जब भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो बच्चों 5 नंबर में पूछा जाएगा। आनुवंशिक पदार्थ जो होता है, जेनेटिक मटेरियल जो है, इसकी खोज किसने की थी। एक आपको प्रयोग पढ़ लेना, ग्रिफिथ का रूपांतरित प्रयोग, हर्शे और चेज का प्रयोग। देखिए लास्ट में क्या हुआ था, हर्शे और चेज ने सर्वमान्य रूप से प्रमाणित कर दिया था कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही है। पहले एक कोई नहीं मानता था, कोई कहता प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ है, कोई कहता था डीएनए है, कोई कहता था आरएनए है, लेकिन डिस्कवर चलती रही। बाद में हर्शे और चेज का एक प्रयोग आया, उसमें इन्होंने सर्वमान्य रूप से प्रमाणित कर दिया था कि आनुवंशिक पदार्थ जो है वो डीएनए ही है, ठीक है। जिसमें बैक्टीरियोफेज वगैरह वगैरह का डिस्कस किया गया, आप लोगों ने पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर बच्चों आपका आरएनए आता, आरएनए के सारे प्रकार, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, सभी को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर टीआरएनए का पत्ती क्लोवरलीफ मॉडल जो होता है उसको आप पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, देखिए बच्चों जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है उसको विकसित किया गया था एलेक्स जेफरी के द्वारा। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर भी क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आजकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, तो आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अब बच्चों एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना जो होता है एक टॉपिक है, और बोर्ड एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों जो एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना है, ये बिडल और टाटम के द्वारा दी गई थी। इसमें इन्होंने कहा था कोई एक विशेष जीन होता है वो किसी एक विशेष प्रकार के एंजाइम्स के लिए ही जिम्मेदार होता है, यानी कि वो उसी को बनाता है। तो इसीलिए एक जीन और एक एंजाइम परिकल्पना जो है इसको भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, डिमांडेबल टॉपिक है, तो आप इसको भी कवर अप करके रखेंगे, पढ़कर रखेंगे, ठीक है। अब बच्चों इसी कड़ी में जो हमारा अगला चैप्टर आता है वो आपका एवोल्यूशन आता है, यानी कि विकास आता है। देखिए बच्चों विकास के अंदर आपको जीवन की उत्पत्ति के बारे में पढ़ लेना है। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, जीवन की उत्पत्ति कब हुई, कब आकाशीय यानी कि आकोशिकीय, सॉरी बच्चों वर्ड नहीं निकल पाता, इन सेलुलर आप याद रखेंगे इंग्लिश है, क्योंकि हिंदी में थोड़ा वो हो जाता है। इन सेलुलर और सेलुलर, आकोशिकीय और कोशिकीय जीवन कब आया, विकास के प्रमाण हमें क्या क्या मिलते हैं, हार्डी विनवर का एक सिद्धांत है, मानव का उद्भव है, और आपने डार्विन और नया लैमार्कवाद भी आपको पढ़ लेना है। लैमार्किज्म के बारे में भी आपको पढ़कर जाना है, और वो आप पढ़ लेंगे एक बिग बैंग परिकल्पना, जिसमें एक पार्टिकल रहा होगा, उसमें बहुत बड़ा धमाका हुआ होगा जिससे कई सारे पार्टिकल बने, और उसमें उसका तापमान जो जिस टाइम पार्टिकल था, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है विकास के बारे में, ठीक है। अब जो अगला हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। आपकी बुक में इसका चैप्टर का नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बना के नोट्स दिए उसमें चैप्टर नंबर 7 है हमारे अकॉर्डिंग। अब इसमें आपका एक चैप्टर आता है, एक टॉपिक आता है मानव रोग और मानव रोग के प्रकार, यानी कि जो रोग होते हैं ये रोग होते क्या हैं
और रोग के प्रकार क्या होते हैं। देखिए बच्चों, रोग क्या होते हैं, आप अच्छे से खासे काम कर रहे थे, आप अच्छे खासे आपका स्वास्थ्य था, उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा आ जाती है तो वो रोग ही कहलाता है। आप बीमार पड़ गए, रोग ही तो हो गया। तो हमारे किसी एक नियमित कार्य में कोई बाधा उत्पन्न होती है उसे हम रोग कहते हैं। अब बच्चों, रोग कई प्रकार के होते हैं, आनुवंशिक रोग हो सकते हैं, उपार्जित रोग हो सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप पढ़ लेना, और अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। रोग पर आपको स्पेशल वीडियो दे दिया जाएगा, और स्पेशल वीडियो का इस मानव स्वास्थ्य और रोग पर आपका पूरा चैप्टर का एक स्पेशल वीडियो दिया जाएगा जिसमें आपको सोल्यूशन बताया जाएगा। क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन जो आते हैं वो सारे बच्चे क्या होते हैं, आते तो सभी के क्वेश्चन है वो, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा मिक्सअप होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इधर का उधर कर देते हैं। तो इसीलिए टॉपिक मैं आपको स्पेशल पढ़ाऊंगा और ट्रिक से पढ़ाऊंगा, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। अब बच्चों, जो अगला टॉपिक आता है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, इन सभी के द्वारा होने वाले रोग, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग, विषाणु वायरस के द्वारा होने वाले रोग और प्रोटोजोन्स के द्वारा होने वाले जो रोग होते हैं इनके बारे में आप पढ़ लेना। लगभग 3 से 4 या फिर 5 रोग आप पढ़ लेंगे इनके सभी के बारे में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, किन्हीं 2 रोग जनक के नाम लिखो, यानी कि कोई विषाणु जनित रोग बताओ, जीवाणु जनित रोग बताओ, कोई प्रोटोजोन द्वारा रोग बताओ। कभी कभी क्या करते हैं बोर्ड में रोग दे देते हैं 4-5, उसमें पूछते हैं कि इनमें निम्न में जो आपके रोग दिए गए इनमें से विषाणु जनित रोग कितने हैं, जीवाणु जनित रोग कितने हैं, प्रोटोजोन द्वारा होने वाले रोग कितने हैं, जैसे। तो आपको इन सारे टॉपिक पता हो, जब आप रोग के बारे में पढ़ लोगे तो रोग पढ़ोगे तो आप आसानी से वहाँ पर क्वेश्चन के जवाब दे सकते हो। इसी के अंदर एक टॉपिक आता है जो आपका कैंसर होता है, इट इज वेरी वेरी आईएमपी टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनेंगे, उनको जीन वगैरह पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अगला हमारा टॉपिक एड्स आता है, प्रतिरक्षा आता है, नशीले पदार्थ होते हैं। देखिए, प्रतिरक्षा एक सक्रिय निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में आप पढ़ लेंगे, और नशीले पदार्थ यानी कि ड्रग्स के बारे में आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। अब बच्चों, इसी में जो हमारा अगला चैप्टर आता है जिसमें हम बात करते हैं, ये भी चैप्टर जो है बच्चों क्या बताएं कि इसमें क्वेश्चन तो कम आते हैं लेकिन ठोस क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आप कह सकते हो। क्वेश्चन बेशक एक है लेकिन आता जरूर है, लेकिन ठोस क्वेश्चन आता है। इसमें आप अगर इस चैप्टर को अच्छे से कर लेते हैं तो आपके वो नंबर पक्के हो जाते हैं, ठीक है। होता क्या है, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव का क्या उपयोग होता है। आप ब्रेड कैसे बनाते हो, आप जो पापे वगैरह बनते हैं वो कैसे बनते हैं, तो वहाँ पर सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। पनीर कैसे बनाते हो, दही कैसे बनाते हो, तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग जो घरेलू उत्पादों में बहुत ज़्यादा, और औद्योगिक उत्पादों में जैसे ब्रेड वगैरह बनाने औद्योगिक उत्पाद ही है। अब केंद्रित पेय क्या होते हैं, ठीक है, प्रतिजैविक क्या होते हैं, एंटीबायोटिक क्या होते हैं, बायोगैस के बारे में पढ़ लेना, ऊतक संवर्धन। देखिए, ऊतक संवर्धन पर क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आ रहा है। अब देखिए, बोर्ड लेवल की बात करें या फिर आप हायर एजुकेशन, जैसे बायोलॉजी के अंदर सबसे बड़ा एग्जाम हमारे अकॉर्डिंग जो है वो नीट है, तो नीट में भी बायोगैस और जैव उर्वरक के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जैव उर्वरक के बारे में भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अगला हमारा जो चैप्टर है बच्चों जिसमें हम डिस्कस करेंगे, जो आपका चैप्टर है वो है जैव प्रौद्योगिकी एवं सिद्धांत एवं प्रक्रम, यानी कि जो जैव प्रौद्योगिकी है उसके सिद्धांत क्या है एवं उसके प्रक्रम के बारे में। देखिए, सबसे पहले आपको जैव प्रौद्योगिकी होता क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। साथ साथ जैव प्रौद्योगिकी में आरडीएनए यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए जो कि यहाँ पर दिया गया है, आरडीएनए के बारे में पता होना चाहिए। आपको प्लाज्मिड और वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए, प्लाज्मिड क्या होता है, वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। फिर आपको आनुवंशिक इंजीनियरिंग या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर साथ साथ पीवीआर 322, पीवीआर में क्या होता है, पी जो होता है पॉलीमरेज, इसका देखिए पीवीआर का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, सॉरी जो पीसीआर होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखिए, पी जो होता है प्लाज्मिड, इसका मतलब होता है, बी होता है जो बोलिवर होता है, और आर जो होता है रोड्रिगेज है जो एक वैज्ञानिक का नाम था, यानी कि P4 प्लाज्मिड, V4 बोलिवर, R4 रोड्रिगेज और 322 जो है इसका क्रमांक नंबर है। ये चीज आप याद रखेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन ज्यादा है, बोर्ड में पूछे जाते हैं। अगला बच्चों हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 10 है, जिसमें हम बात करते हैं कि जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग कहाँ। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम पढ़ चुके हैं, अब उसके उपयोग की बात करें तो कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के क्या उपयोग होते हैं, आपकी चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी क्या उपयोग होते हैं, इंसुलिन का निर्माण, जीन चिकित्सा, पारजीनी जंतु और पारजीनी फल, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगला चैप्टर बच्चों आपका आता है जीव और समष्टियाँ। देखिए, जीव और जो समष्टियाँ चैप्टर है इसमें आपको पढ़ना रहेगा जीव और पर्यावरण के बारे में, जीव तथा उनके बीच की पारस्परिक क्रियाएं, जलोद्भिद एवं जलोद्भिद जो पौधे होते हैं उनमें अनुकूलन कैसा होता है, लवणोद्भिद जो होते हैं उनमें प्रवासन और समष्टि और मृत्यु दर। देखिए, इन सभी टॉपिक के छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप लोग पढ़ लेंगे, जल्दी से इनको कवर अप कर सकते हैं।
अब बच्चों जो हमारा बायोलॉजी आता है उसका लास्ट चैप्टर है जिसको हम कहते हैं पारितंत्र, और पारितंत्र में उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह और आपका पारिस्थितिक पिरामिड। ठीक है, इसमें फूड चेन जो है उससे ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं आते हैं और शायद हटा भी दिया गया है, पूर्ण रूप से नहीं हटाया क्योंकि हम इनडायरेक्टली उसके क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन सकते हैं। तो फूड चेन पर आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये चीज़ आप याद रख लेना। ऊर्जा प्रवाह, अपघटक, उत्पादकता, इन सारे टॉपिक जो हैं यहाँ पर जो भी टॉपिक लिए गए हैं, इन टॉपिक के क्वेश्चन जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए इन टॉपिक को आपको जरूर तैयार कर लेना है। ठीक है, अब जो बच्चों हैं हम बात करेंगे आपके साथ में फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स जिसको हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको फिजिक्स के भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनका भी ज़्यादा लग जाए। देखिए इसमें आपका पहला टॉपिक क्या है, इसको ध्यान से समझिए। इसमें पहला टॉपिक है विद्युत आवेश के बारे में, विद्युत आवेश क्या होता है, और दूसरा टॉपिक आता है रेखीय आवेश घनत्व। देखिए विद्युत आवेश और रेखीय आवेश घनत्व जो है दोनों टॉपिक हैं, ये बोर्ड एग्जाम में जब भी पूछे जाएंगे 1 से 2 नंबर में पूछे जाएंगे। और क्या होता है, इन पे ज़्यादा कोई 5 नंबर का लिखने को नहीं आएगा। इनसे क्या होता है, इन पर टिप्पणियाँ बोर्ड एग्जाम में पूछ दी जाती हैं। लेकिन जो आपका अगला टॉपिक है जिसको हम कहते हैं कूलाम्स लॉ, यानी कि कूलाम का नियम, ये बच्चों जो कूलाम का नियम है, क्वेश्चन जो है जब आएगा तो आपसे इसमें बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में आ सकता है, क्योंकि कूलाम का नियम जो है बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, ये चीज़ आपको पता है। फिर बच्चों अगला हमारा टॉपिक आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, फिर बच्चों एक हमारा जो है डेरिवेशन है जिसमें हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। ई इक्वल टू सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पूरा नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप फिर देखोगे नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने पूरा बता दिया आप वो देख लोगे और किताब पढ़ोगे नहीं, तो मैं नहीं बता रहा। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आगे नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्या होता है कि ये जो अच्छी और निरक्षी स्थिति में जब आप सॉल्व करोगे इसको, जब अगर आप बुक में देखोगे तो इसका डेरिवेशन भी आप पढ़ोगे, और अगर मैंने बता दिया आप सूत्र रट लोगे, बस कुछ नहीं होने वाला। तो आप बुक में पढ़ो, मेरी ये इच्छा है। ठीक, फिर बच्चों आपका गॉस का प्रमेय आता है। जो गॉस की प्रमेय है ये भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। साथ साथ आपका अगला टॉपिक जो देखिए बच्चों क्या है, अगला टॉपिक आता है विद्युत बल रेखाएं। देखिए विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं इनके क्या गुण होते हैं और इनके जो कैरेक्टर होते हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, इनके जो भी कैरेक्टर हैं बोर्ड एग्जाम में इनके कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। साथ साथ विद्युत विभव, परावैद्युत पदार्थ। देखिए बच्चों परावैद्युत पदार्थ जो कि यहाँ पर अच्छे से समझाया गया है। देखिए परावैद्युत पदार्थ को हम कैसे डिनोट करते हैं। एक आपने सूत्र पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये नहीं बताऊंगा किसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन है सूत्र पढ़ा था। ठीक है, उसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जो होता है वो के का मान क्या होता है, और के का मान हम कभी भी रखते भी नहीं है जब वहाँ पर दिया नहीं होता। तो के का मान हम ज़्यादातर 1 मान लेते हैं। के जो होता है परावैद्युत पदार्थ होता है, यानी कि जो बात की जा रही है वो किस माध्यम की बात की जा रही है। तो जब कोई भी माध्यम नहीं दिया होता तो हम परावैद्युत पदार्थ जो होता है उसका मान जो है 1 मान लेते हैं। ठीक है, याद रख लें। अगला टॉपिक आता है सम विभव पृष्ठ। देखिए सम का मतलब समान, विभव मतलब जो विभव होता है वो, पृष्ठ मतलब पृष्ठ पर, यानी कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, अगला है वैद्युत विभव। इस सारे टॉपिक में बता चुका हूँ। वैद्युत विभव डबल टाइप हो गया, नो टेंशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में आपकी वैद्युत विभव, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, वैद्युत विभव इक्वल टू, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपका विभव प्रवणता क्या होती है। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट को टॉपिक है और यहाँ पर बच्चे गड़बड़ भी कर देते हैं। क्या होते हैं, एक समांतर श्रेणी, जो संधारित्र होता है उनमें एक श्रेणी क्रम होता है और एक बच्चों आपका समांतर क्रम होता है। होता क्या है, यहाँ पर प्रतिरोध जो आपने पढ़ा था, क्या बच्चों पढ़ा था, प्रतिरोध। हाई स्कूल में प्रतिरोध पढ़ते हैं और उसी के अकॉर्डिंग बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन कर देते हैं, क्योंकि समांतर श्रेणी क्रम आता है तो उसी अकॉर्डिंग लगा देते हैं। प्रतिरोध में आपने श्रेणी क्रम के लिए सूत्र पढ़ा था R = R1 + R2, यानी कि जो भी प्रतिरोध लगे हैं उनको जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ आपने सूत्र पढ़ा था। लेकिन श्रेणी क्रम संधारित्र में क्या होता है, इसको श्रेणी संधारित्र को C से डिनोट करते हैं। इसमें एक तरीके से समांतर क्रम वाला सूत्र लगता है। इसमें सूत्र लगता है 1/C1 + 1/C2, इस तरीके से सूत्र लगता है। डॉट डॉट जो भी होंगे वो उनको जोड़ते चले जाएंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर उनको पता नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, सूत्र लगा देते हैं। क्या, श्रेणी क्रम में C = C1 + C2 + C3, इस तरीके से सूत्र लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखोगे। ठीक है,
अब बच्चों जो ओम का नियम एक आता है, लॉ ऑफ ओम्स, किरचॉफ लॉ, ठीक है, ये दोनों टॉपिक जो है बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और ज़्यादातर चांस रहेंगे ये टॉपिक हैं जो आपके से 3 नंबर में पूछे जाएंगे, ठीक है, याद रख लेना। अगला टॉपिक आता है बच्चों अनुगमन वेग क्या होता है। एक होता है विभव मापी, आपको विभव मापी और अनुगमन वेग ये सारे टॉपिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला बच्चों धारा घनत्व क्या होता है। व्हिटस्टोन सेतु का सिद्धांत बच्चों ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में जब आएगा तो आपसे 5 नंबर में और या फिर आपसे 3 नंबर में पूछा जाएगा, याद रख लेना। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, जाहिर सी बात है, आप लोग पढ़ लेंगे। लॉरेंज बल क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। अगला बच्चों है बायो-सावर्ट का नियम। देखिए बायो-सावर्ट का जो नियम है ये भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अब बच्चों एक टॉपिक आता है एम्पियर का परिपथीय नियम। देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम जो है उतना ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं पूछा जाता, एक टॉपिक भी 3 नंबर में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे, एम्पियर का परिपथीय नियम, इन सारे टॉपिक को तैयार करने के बाद अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगर आप PYQ सॉल्व करोगे तो मैं बताता हूँ कि आपको वहाँ पर एम्पियर का परिपथीय नियम बोर्ड में पूछा गया है और आपको मिलेगा, ठीक है। एक बच्चों क्यूरी का नियम होता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए 27 नंबर टॉपिक क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, स्वप्रेरण गुणांक और भ्रमण धाराएं। ये जो 3 टॉपिक हैं, इन तीनों टॉपिक में क्या होता है, सभी पर क्या होता है बोर्ड एग्जाम में टिप्पणी आती है। क्या आता है, टिप्पणी करने को आता है, तो आप लोग इसको तैयार कर लेंगे, ठीक है। अगला बच्चों है फैराडे का नियम, लॉरेंज बल लेंज का नियम, सॉरी बच्चों लेंज का नियम, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो होता है, ये सारे टॉपिक जो है बच्चों आपसे जब भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे तो सीधा सीधा 5 नंबर में। सूक्ष्म तरंगे, पराबैंगनी तरंगे और आपकी एक्स किरणें, देखो एक्स किरणें, इन सभी टॉपिक पर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में टिप्पणी पूछी जाती है। अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 का पेपर उठा के देखोगे वहाँ पर ये सारे टॉपिक मिलेंगे। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, लेंस की फोकस दूरी, समंजन क्षमता, खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय सूक्ष्मदर्शी, इन सभी टॉपिक को आपको पढ़ लेना है। संपर्क में रखे 2 पतले लेंस जिनकी आपको फोकस दूरी बताना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में कई बार आया हुआ है। लेंज का सूत्र स्थापित करना, एक बार मैं देख चुका हूँ, रिपीटेड टॉपिक है, कोई टेंशन नहीं। प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरण की घटनाओं के बारे में पढ़ लेना है आपको, संपोषी विनाशी व्यतिकरण पढ़ लेना है, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए बच्चों, अगला जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और डिमांडेबल टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में अगर हम इसके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये टॉपिक जो है बच्चों काफ़ी ज़्यादा IMP टॉपिक है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। पहले तो आपको हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है क्या, इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करना रहेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रख लेंगे। अगला टॉपिक है यंग का द्विस्लिट प्रयोग, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, फोटोन, दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, बोहर की परिकल्पना। इसको मैं ऊपर और कर लेता हूँ। देखिए बच्चों जो बोहर की परिकल्पना होती है, ये बोहर की आपको परिकल्पना पता होना चाहिए, साथ साथ इसकी कम से कम 2 कमियां पता होना चाहिए। यानी कि पता होना चाहिए बोहर ने अपनी परिकल्पना किस पर दी थी, बोहर की परिकल्पना किस पर काम करती है, साथ साथ इसकी जो है मेन कमियां रह गई थी वो क्या रह गई थी, ठीक। फिर बच्चों आता है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। अब इन्होंने हीलियम का नाभिक लिया था, वो पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए। और रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है, बोहर की परिकल्पना, इन दोनों टॉपिक में इंटरकनेक्शन है और ये टॉपिक आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन जो प्रयोग है ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में पूछा जाता है और साथ साथ ही कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे, ठीक है। अगला है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से संबंधित आइंस्टीन की समीकरण, हाफ mv² h न्यू माइनस न्यू 0, इसकी स्थापना कैसे हुई है, कैसे आया, इस टॉपिक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको फिजिक्स के 50 जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों बात आती है केमिस्ट्री की, ठीक है। तो केमिस्ट्री के जो 50-60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका जो वीडियो में शूट कर चुका हूँ, वीडियो में डाल चुका हूँ, तो उसका जो चीज़ मैं आज बताऊंगा वही मैं बता चुका हूं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है आप लोगों को, वहां पर आपको एक लिंक मिल जाएगा। जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसको आप खोलेंगे, वहां पर आपको लिंक मिलेगा, उसमें लिखा रहेगा केमिस्ट्री के 50 या 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक,
उस पर आप क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे, या आप वीडियो के अंत में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर भी इसका आपको लोगो दिख जाएगा, तो आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हो। मैं दोबारा शूट करता, मेरे से टाइम वेस्ट होता, जब हम अपलोड करता तो डाटा भी जाता है, ये चीज़ आपको पता है, ठीक। तो इसीलिए आप वहाँ से इस टॉपिक को पढ़ सकते हो और आसानी से पढ़ सकते हो। तो इस आई होप आपको फिजिक्स और बायोलॉजी के जो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं इनके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके पूछ लेंगे डाउट, और आपको मैंने बता दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।